हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप लोग इंडियन इकोनॉमी के PYQ सीरीज को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक को लेकर के टॉपिक वाइज जो पिछले 10 साल में यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में आपने देखा है कि हम लोग राजकोषीय नीति पर चर्चा कर रहे थे और राजकोषीय नीति पर आए हुए 15 क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे शुरू करते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत सरकार कोष पत्र ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करती। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि कोष पत्र ऑफर अपने सम मूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला पॉइंट है वह पहला पॉइंट बहुत स्पष्ट तौर पर आपसे कह रहा है कि जो RBI है वह केवल केंद्र सरकार के लिए ही प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करेगा, लेकिन राज्य सरकार के लिए वो ऐसा नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है। जो गवर्नमेंट है उसके लिए जो फंड मैनेजमेंट है उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जिनको GSEC कहा जाता है और डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो GSEC होती है वह जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए होती हैं और डेटेड सिक्योरिटीज भी होती हैं। ठीक है, RBI को यह अधिकार दिया गया है। RBI जो एक्ट है 1934, ठीक है, RBI एक्ट 1934 की धारा 2 का और 1 खा ये कहती है कि RBI के पास यह अधिकार है कि वह राज्य सरकारों के लिए भी फंड मैनेजमेंट करे और उनसे इसके लिए एक एग्रीमेंट करके वो ऐसा काम कर सकती है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं करती तो ये गलत है। ऐसा करने का प्रावधान RBI एक्ट में है कि वो राज्य सरकार के लिए अनुबंध करे और अनुबंध करके प्रतिभूतियों का मैनेजमेंट करे। पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है कि भारत सरकार राजकोष यानी ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकारें कोष पत्र जारी नहीं करती। जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वे डेटेड सिक्योरिटीज यानी कि दिनांकित जो प्रतिभूतियां हैं वे जारी करते हैं, लेकिन वे ट्रेजरी बिल्स जारी नहीं करते। ट्रेजरी बिल्स वे होते हैं जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए गवर्नमेंट को फंड रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए जारी किए जाते हैं। तो जो ट्रेजरी बिल्स यानी T बिल्स हैं वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। राज्य सरकारें ट्रेजरी बिल्स जारी नहीं करती लेकिन डेटेड सिक्योरिटीज जारी कर सकती हैं। तो यह स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, जो कोष पत्र होते हैं, वे अपने सममूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। देखिए जो ट्रेजरी बिल्स का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में वे उस पर कोई भी प्रीमियम या बोनस नहीं दिया जाता। उसमें सिंपली क्या होता है वो एक डिस्काउंट रेट पर जारी किए जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई 100 रुपए की सिक्योरिटी है जो जारी की जाएगी तो जो खरीद रहा है उसको 90 रुपए में पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रेट। बट जब गवर्नमेंट उसे बायबैक करेगी या उसका पेमेंट करेगी तो वो 100 रुपीज का करेगी। ठीक है, तो इसमें अलग से कोई नहीं दिया जाता है अमाउंट, लेकिन इसको हम शून्य कूपन प्रतिभूतियां कहते हैं, 0 कूपन सिक्योरिटीज कहते हैं और डिस्काउंट रेट पर जारी किए जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट भी सही है। तो 2 और 3 सही है, आप इसमें C लगा दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो आपसे कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 1 दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक में उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है। तो देखिए जो बैंकों का संचालन है, जो बैंकों का ऑपरेशन है, उसके लिए सरकार उनके फंड में निवेश करती है, उनको फंड देती है, कैपिटल देती है। ठीक है, तो इसको हम बैंकों का पुनर्पूंजीकरण कहते हैं। इसमें भारत सरकार कैपिटल इन्फ्यूज करती है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं। तो अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने इसमें कई बार इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि पिछले 1 दशक में
बैंकों के अंतर्वेशन में यानी कि पुनर्पूंजीयन में लगातार वृद्धि हुई है, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है। अगर आप पिछले 1 दशक का डेटा देखेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्चुअली जो संसाधन है बैंक के, अब आप सोचिए कि एक ही बैंक है और उसके अलग अलग सब्सिडरीज है, तो एक तो डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, आपको ज्यादा संसाधन इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। तो क्या होगा, संसाधनों को रेशनलाइज किया जाएगा, ठीक है, लागत को कम किया जाएगा, मुनाफा बढ़ेगा अगर वो साइज में बड़ा हो जाएगा तो, और ब्रांचेस खोलने में भी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो सहयोगी बैंकों का एसबीआई में विलय किया गया था, उसका जो बेसिक उद्देश्य था वो क्या था कि उन बैंकों को और व्यवस्थित किया जाए जिससे वो प्रॉफिट मेकिंग कर सकें। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछा जा रहा है कौन से सही हैं, तो आप बताएं। केवल 2 सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 पीबीपीटी एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होंगी। और पॉइंट नंबर 3, यह अधिनियम जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध करता है, किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता। आपको बताना है कौन से सही हैं। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जो बेनामी संपत्ति होती है वो क्या होती है, पहले तो ये आपको जानना चाहिए। बेनामी संपत्ति का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जिसके ओनर का पता नहीं है, किसी फेक नाम से उसको परचेज किया गया है या सेल किया गया है और उसका ओनर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो जो बेनामी संपत्ति में लेन देन के बारे में अवगत नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। बेनामी लेन देन को तभी माना जाएगा बेनामी जब तक वो उसका ओनर हमें पता ही नहीं, ओनर है ही नहीं। ठीक है, तो अगर ओनर है ही नहीं या वो कह रहा है कि हमें हमारे नाम से संपत्ति ली गई है लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे को हम बेनामी संपत्ति समझेंगे। नहीं समझा जाएगा कहा जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, बेनामी पाई गई संपत्तियां सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगी। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पीबीपीटी जो एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत ये स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई ऐसी लेन देन हुई है, बेनामी संपत्ति का कोई ओनर है, तो सरकार बिना किसी मुआवजे का भुगतान किए हुए, बिना किसी कंपनसेशन को दिए हुए उस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है। तो सेकंड सही है। थर्ड, इस अधिनियम के जांच के लिए 3 प्राधिकारियों का उपबंध किया गया है, किंतु किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता। तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो बेनामी संपत्तियां कैप्चर की जाती हैं या सरकार द्वारा एक्वायर की जाती हैं, उसमें क्या है कि एक अपीलीय प्राधिकरण बनाया गया है, ठीक है, जो कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में उल्लिखित भी है। तो एक अपीलीय प्राधिकरण है। अगर आपको लगता है कि गलत निर्णय लिया गया है तो आप वहां पर अपील कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, केवल 2 सही है, आप इसमें बी लगा दीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है? जो एनपीएस है, देखिए एनपीएस जो सिस्टम है, जो न्यू पेंशन स्कीम है, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें क्या था कि उसमें पहले जो पेंशन प्रणाली हुआ करती थी, उस प्रणाली में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान था। लेकिन जो ये एनपीएस सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या किया गया, इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार जो है सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से जो असंगठित वर्ग के लोग हैं, जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, वे भी इस पेंशन स्कीम का फायदा ले सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पेंशन स्कीम इस उद्देश्य से शुरू की गई है। तो इसमें कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं? तो देखिए, केवल निवासी भारतीय नागरिक नहीं, इसमें सभी लोग भाग नहीं ले सकते। दूसरा, 21 से 55 आयु के व्यक्ति,
ठीक है। और तीसरा, राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जो उस संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना के दिए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 या उसके बाद सेवाओं में आए हैं। तो देखिए, जो इसमें ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकारों के वे कर्मचारी जब अधिसूचना राज्य सरकार जारी कर दे उसके बाद इस स्कीम में शामिल हो जाएंगे। यह स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। ये लोग शामिल हो सकते हैं न्यू पेंशन स्कीम में, जो भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। इसके लिए सशस्त्र बलों को न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत नहीं लाया गया है, नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत नहीं लाया गया है। और इसीलिए इसके बाद जो राज्य सरकारें हैं उनके कर्मचारी तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन सशस्त्र बलों के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। इसका जो मैनेजमेंट है वो PFRDA द्वारा किया जाता है, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ये इसकी एडिशनल जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर GST को क्रियान्वित किए जाने का सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है? ठीक है, GST का सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है जब अगर आप GST लागू करते हैं? तो यह भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा, जो इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा। ओके। दूसरा, यह भारत के चालू खाता घाटे की प्रबलता को कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु सक्षम बनाएगा। तीसरा, यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को वृहद रूप से बढ़ाएगा और निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने के योग्य बनाएगा। देखिए, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि GST के संभावित लाभ क्या हो सकते हैं। तो GST का पहला जो संभावित लाभ है वो ये हो सकता है कि अगर हम बहुत सारे टैक्स जो अलग अलग गवर्नमेंट्स और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस वसूल रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनको एक साथ कर देंगे तो हम एक सिंगल इंडियन मार्केट बना सकेंगे जहां पर रेट्स प्रोडक्ट के सेम होंगे, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो मूल्य श्रृंखला है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमें एक सिंगल मार्केट बन जाएगा, इंडिया एक बृहद सिंगल मार्केट बन जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, यह भारत के चालू खाता घाटे की प्रबलता को कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। देखिए, GST से चालू खाते का कोई सीधा रिलेशन नहीं है। ठीक है, GST भारत के चालू खाते को बहुत कम नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत बेसिकली चालू खाते का घाटा क्यों झेल रहा है? क्योंकि हम बेसिकली जो इंपोर्ट करते हैं उसमें हमारी ईंधन है, तेल है। ठीक है, इसका GST से कोई सीधा लेना देना नहीं है और इन्हीं के कारण हमारा डेफिसिट होता है। हम सबसे ज्यादा एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर GST को लागू कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हम ये सोच रहे हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा या चालू खाते के घाटा कम हो जाएगा, तो यह संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को वृहद रूप से बढ़ाएगा, जो निकट भविष्य में हम चीन से आगे बढ़ने के लिए सक्षम रह सकते हैं। देखिए, जो GST है सॉरी जो GST है वो बेसिकली किस लिए है? वो बेसिकली वस्तुओं और सेवाओं की जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें हम अपने आप को ग्रो कर उनको एक साथ लाने के लिए है। ठीक है, तो इससे क्या है कि इससे हम ग्लोबल जो प्रतिस्पर्धा है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, उसमें अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस पर ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहना कि GST से अर्थव्यवस्था को इतना बृहद रूप मिल जाएगा कि वो चीन से आगे निकल जाएगा, ये सही नहीं है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का साइज उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा चीन की अर्थव्यवस्था का है। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से सही हैं, तो इसमें केवल एक सही है, आप इसमें A लगा दीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि साल दर साल घाटे का बजट रहा है।
सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही की जा सकती है? देखिए, भारत में घाटे का बजट लगातार रहा है और घाटे का बजट हमारी बजटीय प्रणाली की एक विशेषता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि हम भारत में कौन सी कार्यवाही की जा रही है। पहली चीज राजस्व व्यय को कम करना, दूसरी चीज किसी नई कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना, तीसरा छूट को तर्कसंगत बनाना और चौथा उद्योगों का विस्तार करना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कार्यवाही घाटे को कम करने के लिए की जा रही है। देखिए, जो आपका घाटा है, जो बजटीय घाटा है, उस घाटे को अगर आपको कम करना है, ठीक है, तो उस घाटे को कम करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप अपनी आय बढ़ा लीजिए या अपने व्यय कम कर दीजिए। तो अगर पहला स्टेटमेंट देखें तो राजस्व व्यय को अगर हम कम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका घाटा कम हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट, नई कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ करना। देखिए, जब भी आप नई कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ करेंगे तो आपके व्यय बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात है, सीधे आपका व्यय बढ़ेगा। और दूसरी खास बात है कि इससे आपको कोई डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट भी नहीं होगा। तो आप व्यय बढ़ा रहे हैं तो आपका घाटा कम नहीं होगा, आपका घाटा बढ़ जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, छूट को तर्कसंगत बनाना। जो सब्सिडी देती है सरकार, उसको लॉजिकल बनाए, टारगेटेड बनाए। और अगर सरकार सब्सिडी को टारगेटेड बनाएगी, तर्कसंगत बनाएगी, रेशनल बनाएगी, तो कम सब्सिडी देने से सही टारगेटेड पॉपुलेशन को सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी के लाभ भी होंगे और कॉस्ट भी कम आएगी। तो इससे आप अपने घाटे को कम कर सकते हैं। और चौथा, उद्योगों का विस्तार करना। ठीक है, उद्योगों के विस्तार करने से घाटा कम होगा, इसका कोई सीधा लिंक नहीं है। ठीक है, उद्योगों के विस्तार से आपकी इनकम जनरेट हो सकती है फ्यूचर में, लेकिन उद्योगों का विस्तार करते समय आपकी कॉस्ट बढ़ेगी प्रोडक्ट की। ठीक है, और जब प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो आपको नए उद्योग स्टैब्लिश करने हैं, आपको नए उद्योगों की स्थापना करनी है, तो उस स्थापना की कॉस्ट भी तो बनेगी, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इससे आपका घाटा कम नहीं होगा। ठीक है, और उद्योग लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट देंगे। तो दूसरा और चौथा तो सही नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है सही उत्तर बताइए, तो आप इसमें सी लगा दीजिए। केवल 1 और 3 सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है? कैपिटल बजट की बात हो रही है। ठीक है, तो कैपिटल बजट वो बजट होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, पूंजी बजट के अंतर्गत या तो आप असेट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं या लाइबिलिटी बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा 1 वर्ष से ज्यादा समय के लिए होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है। तो देखिए, सड़कों, इमारतों, मशीनरी जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय, अगर आप सड़कें बना रहे हैं, इमारतें ले रहे हैं, मशीनें खरीद रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए रिटर्न देंगे और ये आपके पूंजी बजट में शामिल होंगे, क्योंकि इससे आपकी पूंजी बजट का जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण। देखिए, जो विदेशी सरकारों से प्राप्त जो ऋण है वो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपको आप पहली बात तो उस ऋण से इन्वेस्ट कर रहे होंगे जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलेगा, और दूसरी चीज, उन ऋणों को आप लॉन्ग टर्म में ही रिपे भी करेंगे। तो जो विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण है वे भी इसके अंग होंगे। और तीसरा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान ऋण और अग्रिम। जो राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को आप ऋण दे रहे हैं, जो एडवांसेस दे रहे हैं, वो सब पूंजीगत व्यय का हिस्सा है और पूंजीगत बजट में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3 तीनों सही हैं और तीनों आपके पूंजी बजट के हिस्सा हैं। तो आप इसमें डी लगा दीजिए। डी इज द बेटर ऑप्शन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह नीति आयोग का एक अंग है। नंबर 2, संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। नंबर 3, यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक परीक्षण को अनुवीक्षण के मॉनिटरिंग के अंतर्गत लाता है। ठीक है, तो देखिए, ये जो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, यह नीति आयोग से पहले स्थापित हुआ था। यह नीति आयोग का अंग नहीं है। ठीक है, यह नीति आयोग की स्थापना से पहले ही दिसंबर 2010 में स्थापित कर दिया गया था। तो इसको नीति आयोग का अंग नहीं कहा जाता है। यह नीति आयोग से किसी भी प्रकार से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, वित्त मंत्री इसके प्रमुख होते हैं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इसका
इसकी अध्यक्षता की जाती है और यह अर्थव्यवस्था के माइक्रो प्रूडेंशियल पर्यवेक्षण और यानी कि मॉनिटरिंग करता है। तो वित्त मंत्री की अर्थव्यवस्था में यह अर्थव्यवस्था के बारे में, वित्त मंत्री के अंतर्गत यह अर्थव्यवस्था के बारे में माइक्रो प्रूडेंशियल एनालिसिस और सुपरविजन का काम करता है, जिससे सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो इसमें 2 और 3 सही हैं, आप इसमें सी लगा दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और स्वर्ण मुद्रीकरण यानी कि गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम के क्या उद्देश्य हैं? पहला, भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना। दूसरा, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो देखिए जो गोल्ड मॉनिटाइज, और तीसरा, स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना। जो गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम है और जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, ठीक है, ये भारत में 2015-16 के बजट में लाई गई थी। सरकार का बेसिक उद्देश्य यह था कि लोग जो फिजिकल फॉर्म में गोल्ड रखते हैं उसको ना रखें, पेपर फॉर्म में रखें, तो इसका फायदा मिलेगा। हमें अनावश्यक तौर पर गोल्ड का इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारत विश्व का एक बहुत बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है और हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में इसकी बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो जो गोल्ड मॉनिटाइजेशन है और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड मॉनिटाइजेशन में जो पहला पॉइंट है वो इसका उद्देश्य था कि इसके द्वारा सरकार लोगों के पास जो बेकार पड़ा सोना है, जो घरों में लोगों ने स्टोर कर रखा है, जिससे कोई वो यूज नहीं करते, उसको बाहर निकाले और उसको अर्थव्यवस्था के परिचालन में काम में लाए। दूसरा, स्वर्ण और आभूषण क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करना। देखिए, गोल्ड बॉन्ड हो या गोल्ड मॉनिटाइजेशन, उसका एफडीआई से कोई सीधा लेना देना नहीं है। ये वास्तव में सोने को मार्केट में लाना और बाहर से सोने को कम इंपोर्ट करने से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इसका एफडीआई को प्रोत्साहित करना है, तो यह इसका कोई उद्देश्य नहीं है, यह गलत है, यह संबंधित भी नहीं है सीधे तरीके से। तीसरा, स्वर्ण आयात पर निर्भरता में कमी करना। देखिए, ये बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि भारत जो है वो सोने का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, और जब आप इतने बड़े इंपोर्टर होते हैं तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। तो भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि हम स्वर्ण आयात कम करें और स्वर्ण को न खरीद करके हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लें। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन से सही हैं, तो आप इसमें 1 और 2 यानी कि सी को लगा दीजिए। 1 और 3 यानी सी को लगा दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारी के लिए राजस्व विभाग जिम्मेदार है। पॉइंट नंबर 2, भारत की संसद से अधिकृत राशि के बिना भारत के समेकित राशि से कोई राशि निकाली नहीं जा सकती। तीसरा, सार्वजनिक खाते से किए गए सभी संवितरणों को भारत की संसद से बाध्यकरण की आवश्यकता है। आपको सही कथन बताना है। तो पहला कथन जो ये कह रहा है कि राजस्व विभाग केंद्रीय बजट की जिम्मेदारी लेता है, देखिए राजस्व विभाग का यह कार्य नहीं है कि वह केंद्रीय बजट के प्रस्तुतिकरण के लिए उत्तरदायी हो। केंद्रीय बजट का निर्माण और उसका बजट में केंद्र में संसद में प्रस्तुतिकरण, ये वास्तव में आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा, जो वित्त मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग है, उसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा किया जाता है, ना कि राजस्व विभाग के द्वारा। तो यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, भारत की संसद से अधिकृत राशि के बिना समेकित निधि से कोई भी राशि निकाली नहीं जा सकती। देखिए, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो भारत की संचित निधि या समेकित निधि है, ठीक है, उसमें अगर भारत सरकार कोई भी पैसा निकाल रही है, कोई भी पैसा उसे निकालना है, 1 पैसा भी निकालना है, तो उसे संसद से एप्रोप्रिएशन बिल पास कराना होगा। ठीक है, ये संविधान कहता है। तो इस हिसाब से यह स्टेटमेंट सही है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि जो पब्लिक अकाउंट है, उससे जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं या उसका जो पेमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो देखिए, जो पब्लिक अकाउंट है उसमें जो खर्चे होते हैं उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। ये वे खर्चे हैं, ये वो निधियां हैं, ये वो धन है जो हमें लोगों से एज अ डिपॉजिट मिला है और हमें लोगों को वापस करना है। ठीक है, तो ये कोई हमारी इनकम नहीं है। इनकम और एक्सपेंडिचर सारा का सारा कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। पब्लिक अकाउंट में केवल वो पैसा आता है जो गवर्नमेंट ने लिया है लेकिन उसे रिफंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत
नहीं पड़ती। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन से सही हैं, तो इसमें केवल 2 सही है, तो आप सी लगा दीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। सरकार ने घाटे की बजट को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी कार्यवाही की है? ये प्रश्न रिपीट हो गया है शायद, तो इसलिए इस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। इसका उत्तर हम लोगों ने पहले से कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 26 को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है कि 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। नंबर 1, इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। नंबर 2, यह सेक्टर विशिष्ट अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो अगर आप देखें तो जो आपका 14वां वित्त आयोग था, उस 14वें वित्त आयोग में की अध्यक्षता की थी वाईवी रेड्डी साहब ने। वाईवी रेड्डी एक्स आरबीआई के गवर्नर। उन्होंने कहा था कि जो केंद्र और राज्य के बीच में विभाज्य पूल है, उसमें केंद्र की कुल इनकम में से 42% हिस्सा राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इस बात को 15वें वित्त आयोग ने भी मान्यता दी, जिसकी अध्यक्षता एनके सिंह कर रहे थे। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, इसने सेक्टर विशिष्ट अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की हैं। नहीं, जो 14वां वित्त आयोग था उसने सेक्टर विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अनुदान की बात नहीं करी थी, बल्कि इन्होंने 2 आधार मोटे तौर पर लिए थे, जिसमें आबादी, जिसका उन्होंने 90% तक वेटेज रखा था, और दूसरा क्षेत्र, जिसमें उन्होंने 10% तक वजन रखा था। तो अगर हम ये कहें कि वो क्षेत्र आधारित या सेक्टर विशिष्ट अनुदानों की बात कर रहे हैं, तो सेक्टर विशिष्ट अनुदान केवल और केवल 10% के लिए थी। 90% तो आबादी के आधार पर ही डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। तो यह स्टेटमेंट गलत है। तो 27वें में केवल एक सही है, आप ए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है? रक्षा बजट, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन और सब्सिडी। आपको बताना है गैर योजनागत व्यय। आपको बताना है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो देखिए, एक बात को समझिएगा कि भारत सरकार ने योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय का जो क्लासिफिकेशन है उसको खत्म कर दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये क्लासिफिकेशन अब नहीं होगा, और 2017-18 के बजट से योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय का क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है। हालांकि यह प्रश्न 2014 का आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, उसी संदर्भ में हम आपको इसका उत्तर देते हैं। हालांकि अब यह प्रश्न रेलेवेंट नहीं रह गया है। ठीक है, तो अगर हम गैर योजनागत व्यय की बात करें, तो इसमें से कौन सी चीजें गैर योजनागत व्यय का हिस्सा है? देखिए, योजनागत व्यय वे व्यय होते थे जिनका संबंध पंचवर्षीय योजना से होता था। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो भी व्यय होते थे उन्हें गैर योजनागत व्यय कहा जाता था। तो रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन और सब्सिडी, ये सभी के सभी व्यय गैर योजनागत व्यय का ही हिस्सा होते थे। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं, सी लगा दीजिए। हालांकि ये पुराना प्रश्न हो गया है और अभी इसका कोई बहुत रिलेवेंस नहीं रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है जो 2014 का ही है कि टूथपेस्ट खरीदते समय आप जो बिक्री कर अदा करते हैं वह है केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर, केंद्र सरकार द्वारा लगाया लेकिन राज्य सरकार द्वारा एकत्रित कर, राज्य सरकार द्वारा लगाया लेकिन केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित कर, राज्य सरकार द्वारा लगाया और एकत्रित किया गया कर। देखिए, जो टूथपेस्ट आप खरीदते हैं उसके समय आपको एक सेल्स टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और जब से जीएसटी लॉन्च हो गया तो उसमें तो ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है। हालांकि 2014 में इस प्रश्न की रिलेवेंसी थी। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है जैसे टूथपेस्ट था, ठीक है, तो उस पर ऐसा व्यवस्था थी कि जो टैक्स है उसकी सेल्स टैक्स जो है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया और राज्य सरकार द्वारा ही वसूला जाता था। तो इसमें आप डी पॉइंट को करेक्ट मानेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय प्रोत्साहन का उचित विवरण करता है, उचित विवरण देता है? ठीक है, तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन ये है कि विनिर्माण क्षेत्र में सरकार द्वारा तीव्रता आर्थिक विकास के कारण मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए माल आपूर्ति को सुनिश्चित करना एक बड़ा निवेश है।
पॉइंट नंबर 2, यह देश में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक गहन सकारात्मक कार्यवाही है। पॉइंट नंबर 3, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए ऋण का संवितरण सुनिश्चित करना और अधिक खाद्य पदार्थ को बढ़ावा देना, खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और वित्तीय संस्थानों की सरकार की कार्यवाही है। और चौथा, वित्तीय समावेशन की अपनी नीति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अत्यधिक सकारात्मक कार्यवाही है। ठीक है, तो देखिए जो राजकोषीय प्रोत्साहन है वो वास्तव में एक ऐसा प्रोत्साहन पैकेज है जिसमें कर छूट के साथ साथ पहली चीज उसमें टैक्स में रिबेट मिलती है और अन्य आर्थिक गतिविधियां होती हैं जो अर्थव्यवस्था में खर्च को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, खर्च को बढ़ावा देना मतलब मनी का सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, ऐसा जो राजकोषीय प्रोत्साहन की गतिविधि है वो मूलतः आर्थिक तंगी के दौर में सरकार डिसाइड करती है। ठीक है, और इसके द्वारा क्या करती है कि वो मनी सर्कुलेशन इन मार्केट बढ़ा देती है, तो उससे मनी फ्लो बढ़ने से परचेजिंग पावर बढ़ती है और इकोनॉमी में जो खराब समय चल रहा था, जो वित्तीय संकट का समय चल रहा था, उससे निपटने में मदद मिलती है। तो वास्तव में जो राजकोषीय प्रोत्साहन का उद्देश्य है वो है मांग बढ़ाना। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाना, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा होगा तो वे डिमांड ज्यादा बेहतर ढंग से करेंगे। तो देखिए इसमें क्या चीजें आएंगी। विनिर्माण क्षेत्र को के साथ तीव्र आर्थिक विकास के लिए मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए माल आपूर्ति सुनिश्चित करना। माल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निवेश जो है वो राजकोषीय प्रोत्साहन का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि देश में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई एक गहन सकारात्मक कार्यवाही है। तो जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इससे क्या होगा कि आपने टैक्स रिबेट दे दी है, ठीक है, या आपने बाकी आर्थिक गतिविधियों में सहायता दे दी है, छूट दे दी है, तो क्या हुआ, इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। मैंने कहा ये डिमांड का सृजन करेगा, डिमांड का सृजन होगा तो सप्लाई साइड से भी एक्शन होगा और वहां से प्रोडक्शन शुरू होगा, तो देश में आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, क्योंकि ये आर्थिक संकट का दौर है और सरकार किसी भी तरीके से मांग का सृजन करना चाहती है बाजार में। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। तीसरा, कृषि और संबंध क्षेत्रों में ऋण के संवितरण सुनिश्चित करना, खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना, ये राजकोषीय प्रोत्साहन का हिस्सा नहीं है, ये कृषि का प्रोत्साहन कर रहे हैं। खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, देखिए जब सरकार टैक्स रिबेट दे रही है, छूट ज्यादा दे रही है, तो उससे लोगों के पास पैसा बच रहा है, तो वो निश्चित तौर पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित तो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यह स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट कह रहा है वित्तीय समावेशन की अपनी नीति को आगे बढ़ाने के लिए यह की गई सरकार की एक कार्यवाही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका वित्तीय समावेशन से तो कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, इसका बेसिकली मूल उद्देश्य क्या है, इसका मूल उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ाना, जिससे प्रोडक्शन साइकिल फिर से शुरू हो सके, उत्पादन की गतिविधियां प्रारंभ हो सकें, बाजार में मांग का सृजन हो सके, उत्पादकता बढ़े और इन सब से इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, यानी कि मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास धन है, उन्हें टैक्स कम देना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर उन्हें आय जो उनका जो पैसा बच रहा है वे इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे और इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ठीक है, तो बाकी तीन स्टेटमेंट तो सही नहीं है। इसमें जो स्टेटमेंट सही है वो केवल बी है और आपसे पूछा भी यही जा रहा है कि कौन सा उचित वर्णन करता है, तो आप इसमें बी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज इन क्वेश्चंस को किया। अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। राजकोषीय नीति से आने वाले प्रश्नों का नेचर अगर आप देख रहे हैं तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये पहली बात तो ये है कि करंट से रिलेटेड और सिचुएशनल ज्यादा प्रश्न है, यानी कि अगर एक ऐसी स्थिति होगी तो सरकार ऐसी इसके लिए क्या करेगी और सरकार अगर ये कर रही है तो इसके क्या परिणाम होंगे। इस तरीके के प्रश्न सबसे ज्यादा इस सेक्टर से पूछे जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न और इसका एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कवर करेंगे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।